नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। आज इस चर्चा में हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जल्दी से आप सभी से उन्हें मिलवाएंगे। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद, लेखक हमारे साथ निपुण जी हैं। बहुत स्वागत है निपुण जी आपका। और मेजर जनरल डॉक्टर जेके बंसल साहब हमारे साथ जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। बहुत स्वागत है सर आपका भी एनएमएफ न्यूज पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं मिडल ईस्ट में जो संघर्ष चल रहा है उस पर तो लगातार हम कवरेज कर ही रहे हैं, उस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। लेकिन जो बहुत बड़ी खबर अब से कुछ देर पहले आई है, खबर है बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उनके आवास, निजी आवास पर हमला हुआ है। जी हां, खबर है कि हिजबुल्लाह ने एक ड्रोन से हाइफा के सिजेरिया, जहां पर निजी आवास है बेंजामिन नेतन्याहू का, उनके ऊपर हमला किया है। और हालांकि रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, किसी के मारे जाने की आशंका जो खबर है वो नहीं है। लेकिन फिर भी जो तस्वीरें सामने आई हैं इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से, उसमें एक बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। वो बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। नागरिक क्षेत्रों को भी निशाना बनाया गया है। और ये खबर इस वक्त आना जब बीते दिन हमास के एक बड़े लीडर को निशाना बनाकर उसे खत्म किया गया, मार गिराया गया इजराइल की तरफ से। और हिजबुल्लाह के डिप्टी कमांडर को भी जो है अभी हाल ही में मारा गया है। और उसके बाद अब इस तरीके का हमला, आयरन डोम और तमाम जो सुरक्षा प्रणाली इजराइल दावा करता है कि उसके पास है, उसके बावजूद ऐसे हमले होना इजराइल पर एक बड़ी बात मानी जाती है। सबसे पहले सर बंसल साहब, मैं आपके पास ही आऊंगा कि आखिर इजराइल के ऊपर ये हमले होना और अब बेंजामिन नेतन्याहू को सीधे तौर पर निशाना बनाने की जो कोशिश हो रही है अलग अलग संगठनों की तरफ से, कहां तक कामयाबी जो है वो मिल पाएगी, क्या लगता है? देखिए, कामयाबी बिल्कुल नहीं मिलेगी। जैसा आपने कहा कि नेतन्याहू के ऊपर हमले किया, उनको हत्या करने की तो बहुत पहले से साजिश है, लेकिन ये अभी एक हमला उन्होंने किया है। आपको एक बात, यहाँ दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं कहना चाहता हूँ। जी। एक तो इजराइल का जो होता है अपना डिफेंस सिस्टम अच्छा है। जो ड्रोन की आपने बात की, ये ड्रोन बहुत लो लेवल पे होता है, जो कि उसको आयरन डोम नहीं पकड़ पाता या कोई रडार नहीं पकड़ पाता, नंबर वन। नंबर दो, उसके बावजूद भी जो नेतन्याहू की पूरी वार कैबिनेट एक सुरक्षित बंकर, बहुत एडवांस बंकर के अंदर में शिफ्ट हो चुकी है, तो इसलिए कोई मतलब ही नहीं बनता कि उनके ऊपर कोई अटैक हो। दूसरा, मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हिजबुल्लाह ने तो अटैक कर दिया, लेकिन वो हिजबुल्लाह ने अंधेरे में तीर मारा है। अब जब आप मोसाद की बात करते हैं तो पूरी इंटेलिजेंस होती है उनके पास में, और जब इंटेलिजेंस से वो देख लेते हैं कि हाँ कहाँ पर है, इसलिए उनके हमले सक्सेसफुल होते हैं। तो ये एक नाकामयाब कोशिश है, उनकी नाकाम कोशिश है जो हिजबुल्लाह कर रहा है, अपना फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है वो, लेकिन उसमें ये सफल नहीं होने वाले। और इजराइल फुल ब्लोन जो है अटैक कर रहा है, वो गाजा में भी कर रहा है और वो हिजबुल्लाह के ऊपर भी कर रहा है। और अभी नया जो एक हिजबुल्लाह जो हमास का चीफ है, उसने ये अभी ईरान ने भी बयान दिया है कि हमारे हमले और तेज होंगे। हमास भी कह रहा है कि हाँ हम नहीं रुकने वाले। लेकिन उनको एक बात समझनी चाहिए कि वो अगर अटैक करते रहे ऐसे इजराइल के ऊपर, तो इजराइल को ऊपर से उनके ऊपर दोबारा अटैक होगा। और यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो जितने भी प्रॉक्सीज हैं, ये सब अनप्रोफेशनल टेररिस्ट ग्रुप हैं। इनका कोई ना इनकी स्ट्रेटजी है, ना इनका कोई लॉ है, ना इनका कोई एम है। जो लड़ाई लड़ी जाती है अपनी जनता को बचाने के लिए लड़ी जाती है, ये अपनी जनता को ढाल बना रहे हैं। अब आप ये देखिए, जब अगर जो बड़ी सेनाएं होती है प्रोफेशनल, वो युद्ध के मैदान में अगर उनको वो हारने लगती हैं तो सरेंडर कर देती हैं बजाय मरने की। ये जो है आपने देखा है 1971 की वार में बांग्लादेश में 95,000 जो पाकिस्तानियों ने सरेंडर किया था। अगर वो लड़ते रहते तो मर जाते। तो इसी प्रकार से अभी हिजबुल्लाह को और ये हमास को ये सोचना, खासकर हमास को, कि अब उनका सेटअप खत्म हो चुका है। अपनी जो वो सबसे बड़े दुश्मन हैं फलस्तीनियन के लिए, जो फिलिस्तीनी है उनके सबसे बड़े दुश्मन वो हैं। इजराइल के तो इजराइल इतना नहीं है, अगर वो हमले बंद नहीं करते हैं तो वो खुद भी मर रहे हैं। उनको खत्म कर दिया गया है, थोड़ा बहुत बचा है, और ये फिलिस्तीनियों को भी संकट में डालते रहेंगे। तो इस तरह से इनका ये नाकाम कोशिश से कोई फायदा नहीं है। जी सर, इजराइल की तरफ से अब इस मूवमेंट पर कोई ओवर कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा, जिस तरीके से एक के बाद एक, हालांकि ग्राउंड ऑपरेशंस भी हो रहे हैं। नेतन्याहू की तरफ से लगातार बयान जारी किए जा रहे हैं कि हम अपनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए, अपनी जमीन की सुरक्षा के लिए मिडिल ईस्ट में कहीं भी जाकर ऑपरेशंस जो है कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद सामने वाले तो नहीं मान रहे हैं। एक के बाद एक जो चीजें हैं वो खड़ी हो रही हैं। ईरान भी पूरी मदद कर रहा है प्रॉक्सीज की और समर्थन दे रहा है।
ईरान तो प्रोक्सी को समर्थन दे क्या रहा है, वो क्रिएशन ही नहीं बिल्कुल। प्रोक्सी के थ्रू ही वार लड़ रहा है। तो ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। अभी जो इजराइल ने ये कह दिया है कि हम अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर हम नहीं लड़े अभी नहीं, अगर हम इसको ईरान के ऊपर अटैक करते हैं, इनको खत्म नहीं करते हैं, तो हमको अगले 8 साल 10 साल में हमको खत्म कर देंगे। तो ये जो है ये उनके सर्वाइवल की लड़ाई है। और इसमें बल्कि अमेरिका को ये कहा है जो इजराइल ने कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जब हम जो ईरान को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि अभी एक बार लड़ाई स्टार्ट हो ही गई है। तो अब आप देखिए कि लड़ाई के दौरान में जब हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई हुई तो डायरेक्ट उनकी बिल्डिंग पर अटैक करने के बाद में उन्होंने नसरल्लाह को मारा, जबकि हानिया को जो है उन्होंने दूसरे तरीके से मारा। और पहले भी जो मारते रहे हैं वो डायरेक्ट अटैक करके नहीं मारे हैं। तो इसलिए ये जो एक अपनी मौत को दावत दी है, और जिस तरह से अमेरिका साथ खड़ा हुआ है और अपनी जो सुरक्षा का पूरा इंतजाम कर रहे हैं, जो थर्ड की एक बैटरी आ चुकी है और इजराइल ने दूसरी भी डिमांड कर दी है कि एक और हमारे पास आए। B2 बॉम्बर्स जो हैं अमेरिका के स्टेल्थ जो पहुंच चुके हैं, जो 12 टन तक का बॉम्ब लेके जा सकते हैं और GBU-57AB बॉम्ब डाल सकते हैं। ये बॉम्ब जो है इसका वेट 12 टन होता है और इसकी जो जो लेंथ है वो 6 मीटर्स है। तो ये तो बहुत बड़े जो बंकर्स हैं जो या जो अंडरग्राउंड ठिकाने हैं इजराइल के, उनको भी खत्म करके उनके हथियार हैं जो या उनके लीडरशिप है उनको खत्म कर सकता है। तो ये जो है इजराइल बिल्कुल सोच समझ करके और अपने 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 एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है। और ईरान जो है वो अपने को बर्बाद कर रहा है और उनकी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है। और जो एक नक्शा दिखाया था नेतन्याहू ने कि कर्ज और आशीर्वाद, मतलब एक तरफ तो जो शाप था अभिशाप और एक आशीर्वाद, आपने भी देखा होगा वो। बिल्कुल। तो ईरान, इराक, सीरिया इस तरह से हैं, जबकि सऊदी अरबिया, UAE और ये बाकी जो कंट्री हैं वो एक प्रोग्रेसिव कंट्री है। तेल दोनों कंट्रीज के बीच में है, लेकिन उन्होंने अपनी बर्बाद कर लिया नेगेटिव चीज को सोच करके। और इन्होंने सच, और मैं यहाँ एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब जो याहिया सिनवार जेल में था उसकी इजराइल की, और जब ये इसने ये प्रण किया था कि मैं बदला लूंगा, अब बदला करके आज की तारीख में देखा जाए तो उसने क्या अचीव किया, बदला क्या हुआ? अचीव तो ये खुद मर गया, 42,000 मार दिए गए और गाजा बिल्कुल बर्बाद हो। तो इनकी कोई सोच जो है वो नेगेटिव सोच जो वो बर्बाद कर रही है अपने आदमियों को लिए और मानवता के लिए एक अभिशाप है। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। कोई फायदा नहीं होने वाला है। निपुण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से अब जो खबरें सामने आ रही हैं, हालांकि जो बंसल साहब ने भी जिक्र किया कि इजराइल की स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल साफ है। इजरायली फोर्सेस जो हैं वो दिन रात स्ट्रेटेजी बनाने में क्योंकि लगे रहते हैं, तमाम जो चीज़ें हैं उससे अपडेट्स रहते हैं। और क्योंकि हम मोसाद को जानते हैं, मोसाद किस चालाकी से काम करता है ये भी हम समझते हैं। लेकिन इजरायली PM के ऊपर अब सीधा निशाना आ गया है। इजरायली फोर्सेस से ना लग रहा है कि ईरान लड़ना चाहता है, ना उसके प्रॉक्सीज लड़ना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं जिस तरीके से हमारे लीडर्स को खत्म किया जा रहा है, एक एक करके हमारे लीडर्स को निशाना बनाया जा रहा है, नीचे प्यादों को तो देखा भी नहीं जा रहा अब इजराइल की तरफ से। और हम इसी तरीके से यही स्ट्रेटेजी अपना के इजराइल के जो हेड हैं उनको निशाना बनाएं। देखिए, इस अटैक के बाद जो अटैक हुआ, हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू का तो कुछ बिगड़ा नहीं, ना उनकी फैमिली का, वो वहाँ पे थे ही नहीं। लेकिन था क्या कि जो इजराइल का कोज रहा है इस पूरे वॉर को लेकर, इस पूरे वॉर को लेकर उनका कोज यही था कि हमें अपने सिक्योरिटी का थ्रेट्स है। जो 7 अक्टूबर को घटना हुई थी, उस घटना के बदले में जो कार्रवाई हुई वो कार्रवाई अपने आप को सिक्योर करने के लिए हुई। हुआ ये था, पिछले दिनों आप देखिए कि अभी रफा में इजराइल बड़ी कार्रवाई करने की योजना बना रहा था। अमेरिका ने चेतावनी दी कि अगर आपने रफा में ग्राउंड लेवल पर जाके आपने बैटल किया, यहाँ पर इन्वेजन किया, तो हम आपको वेपन सप्लाई नहीं करेंगे, हम आपका वेपन सप्लाई बंद कर देंगे। एक बात ये भी दुनिया के सामने आई कि अमेरिका जो है वो एक ट्रस्ट फ्रेंड भी हम उसको है ना, एक अलाई पर भी वो ट्रस्ट नहीं कर सकते कि अमेरिका कभी भी वेपन सप्लाई बंद कर सकता है। लेकिन आज इस घटना के बाद आप समझ रहे हैं इजराइल की जो बात थी, जो इजराइल का जो कोर्स था, वो फिर दोबारा से पुख्ता हो गया है कि इजराइल में जब जनता तो छोड़िए PM तक सुरक्षित नहीं है, तो इजराइल को तो लड़ना पड़ेगा। जो भी बंसल जी ने कहा कि इजराइल अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है, ये बात आज से फिर प्रमाणित हो गई। तो इजराइल इस बात को लेकर फिर कहेगा, देखिए जी हम तो सिक्योरिटी बात पहले से बोलते आ रहे थे। जब PM केवल बेंजामिन नेतन्याहू PM नहीं है,
बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं सभी इजराइलियों के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। जैसे पीएम मोदी नहीं है, पीएम मोदी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का फेस है। तो मैं तो मानता हूं कि हिजबुल्लाह की इस कार्रवाई ने बेंजामिन नेतन्याहू के पीछे पूरे देश को खड़े होने की क्या कर देंगी स्थिति, जो विपक्ष की आवाज इजराइल के अंदर भी थी अब वो भी शांत हो जाएगी। और जो अमेरिका ये बात बोल रहा था कि आप कोई कार्रवाई रफा बॉर्डर में नहीं करेंगे, अगर आपने ऐसा किया तो हम आपको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, उस प्रकार की चीजें भी अब बंद हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी। देखिए पूरा मसला क्या है, हिजबुल्लाह को क्या जरूरत थी इजराइल के पीएम, देखिए बात इंटरेस्टिंग बात यह है, क्या इजराइल ने ईरान के प्रेसिडेंट पे अटैक किया? नहीं। क्या इजराइल ने खमनेई के ऊपर अटैक किया? नहीं। ईरान के ऊपर अटैक करते तो किसी सॉवरेन स्टेट के ऊपर अटैक माना जाता है कि सॉवरेन स्टेट के लीडर पर अटैक किया गया। तो इजराइल के पीएम पर अटैक का मतलब है कि आप एक स्टेट एक्टर के जो पीएम है उनको आप अटैक कर रहे हैं, आप स्टेट एक्टर को अटैक कर रहे हैं। जबकि इजराइल अटैक किसको कर रहा है? हिजबुल्लाह के लीडर को। हिजबुल्लाह इज नॉट ए स्टेट, हमास इज नॉट ए स्टेट, ये स्टेट नहीं है, ये नॉन स्टेट एक्टर है। तो नॉन स्टेट एक्टर पर अटैक और स्टेट एक्टर पर अटैक दोनों बड़ा अंतर होता है। इससे इजराइल को अपनी बात को उठाने में, अपने कोज को बहुत मजबूती से रखने में और मजबूती आएगी। और मैं मानता हूं कि इजराइल अगर इसमें एक और चीज हम समझें कि जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि ईरान पर सीधे तौर पर हमला नहीं किया गया, हालांकि नीचे जो प्रॉक्सीज उसके हैं जो निशाना बना रहे हैं, खतरा इजराइल की सुरक्षा को पहुंचा रहे हैं, उसको खत्म करने का प्रयास जो इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन एक के बाद एक चीजें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। याह्या सिनवार को मौत के घाट उतारने के बाद इजराइल की तरफ से ईरान के विदेश मंत्री का जो एक बयान सामने आता है कि याह्या सिनवार शहीद हैं और अब और ज्यादा हमारे पास रीजंस आ गए हैं कि इजराइल को क्यों निशाना बनाना चाहिए। तो अब और ज्यादा चीजें बढ़ेंगी, संघर्ष जो है वो बढ़ेगा, ये तो साफ है। देखिए अब ईरान का जो ये कहना कि हम याह्या सिनवार को लेकर भी, पहले उसमें जो हिजबुल्लाह के चीफ को मारा गया, हसन नसरुल्लाह को मारा गया, या आपका इससे पहले इस्माइल हानिया को मारा गया, इनको मारने के बाद ईरान इस वॉर में ओपनली शामिल हुआ। ये बात अब दुनिया के सामने क्लियर हो गई कि दे आर द प्रॉक्सी ऑफ द ईरान। और ईरान ही मिडिल ईस्ट में क्या कर रहा है, अपने प्रॉक्सीज के माध्यम से, नन स्टेट के माध्यम से क्या कर रहा है, आपका सारी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। ये जितने भी स्टेट एक्टर्स होते हैं, चाहे भारत हो, इजराइल हो, यूरोप के देश सब हो, सबको इस बात की चिंता होती है कि अगर नॉन स्टेट एक्टर पावर में आते हैं और उनके पक्ष में दोस्त खड़े होते हैं तो उनका जो एक नजरिया है अंतर्राष्ट्रीय पूरे पीस को लेकर, ऑर्डर को लेकर, वो निगेटिव नजरिया है। आप सोचिए, तालिबान अगर पावर में आता अफगानिस्तान में तो दैट इज अ गुड थिंग? नो, ये गुड थिंग नहीं है। आईएस अगर सीरिया, इराक के अंदर एक बड़े एरिया पर घेर कर नॉन स्टेट एक्टर, टेररिस्ट आपका ऑर्गेनाइजेशन है, वो कब्जा कर लेता है, क्या ये दुनिया के लिए सेफ है? नहीं। तो मैं मानता हूं कि इजराइल का जो कोज है वो यूएन के अंदर भी एक मजबूत कोज हो जाता है कि मैं एक नॉन स्टेट एक्टर के अगेंस्ट लड़ रहा हूं, कोई स्टेट के अगेंस्ट नहीं लड़ रहा हूं। स्टेट के बीच में एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यूएन के नॉर्म्स होते हैं, तमाम तरह की चीजें, बातें होती हैं जिन पर आप एक दूसरे पर दोषी ठहरा सकते हैं। तो जो ईरान का एक प्रोपेगेंडा था, ईरान के जो प्रॉक्सीज थे, ईरान ने जो डिस्टर्बेंस किया है, वो अब दुनिया के सामने ओपनली आ रहा है। मैं इस बात को मान के लेके चल रहा हूँ और ईरान को इसकी एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। बंसल साहब, क्या लगता है, जिस तरीके से एक तरफ रशिया और यूक्रेन का वॉर जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, नॉर्थ कोरिया जो है वो भी कहीं ना कहीं अपनी सेना जो है वहां उतार चुका है, अब इधर मिडल ईस्ट में संघर्ष चल रहा है, संघर्ष उठने के कुछ आसार हैं? क्योंकि दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, जहां भारत ये चाहता है कि हर तरफ शांति हो, हम शांति स्थापित करने के लिए आगे आ सकते हैं, लेकिन ये संघर्ष बढ़ रहा है, जिंदगियां जा रही हैं सिर्फ। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये माइंडसेट है। माइंडसेट किसका है? ये नेताओं का माइंडसेट है। और वो जो नेता हैं वो अपने, ना उनको अपनी जनता का ख्याल है ना दुनिया का ख्याल है, वो अपने लिए लड़ रहे हैं। अब जैसे कहा जाए, अगर जैसे आपने रशिया और यूक्रेन की बात की, जब यूक्रेन के ऊपर अटैक किया रशिया ने तो कोई वैलिड रीजन नहीं था। और वैलिड रीजन इसलिए नहीं था, वो कहते थे कि जी यूक्रेन जो है वो नाटो का मेंबर बनना चाहता है, इसलिए हमने अटैक किया। ठीक है, लेकिन उसके बाद में फिनलैंड बना, स्वीडन बना नाटो का मेंबर, क्या उनके ऊपर अटैक किया रशिया ने? नहीं किया। तो ये एक बहाना था, वो चाहते थे कि हम जो है, जो यूक्रेन है उसको, उसके ऊपर कब्जा करना चाहते थे, इसलिए उनके ऊपर अटैक किया गया। तो ये, और अटैक को वो जस्टिफाई करके
और लड़ाई एक बार स्टार्ट हो जाती है तो लड़ाई स्टार्ट होने के बाद वो ऑटो मोड में चली जाती है। ऑटो मोड का मतलब ये है कि वो उस पर जो एक के बाद उसने अटैक किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, वो उसको समझ के और अपने को सुधारने की कोशिश नहीं करते। अभी अगर देखा जाए रशिया ने कोई इसमें अचीव नहीं किया, उनके बहुत सारे सोल्जर मारे गए, जो कहते हैं 4 लाख तक इकोनॉमी खत्म हो गई और रशियन लोग चले गए हैं वहां से छोड़ छोड़ करके, तो कुछ हासिल नहीं किया है। लेकिन हाँ, बस लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां तक यूक्रेन का सवाल है, यूक्रेन को अपनी संप्रभुता और अपनी रक्षा के लिए लड़ाई करनी है और रशिया ने पहले जो है क्रीमिया को अटैच कर लिया, तब नहीं किया। अब जो आपने कहा जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का प्रॉब्लम तो नॉर्थ कोरिया का है। नॉर्थ कोरिया में तानाशाह है, सनकी है, उसका कुछ कोई उनका अपना जो है वो कोई रूल नहीं है। उन्होंने अपनी जनता को भूखा मारा हुआ है और जिस तरह का वहां पे है माहौल, उसको देखते हुए वो अमेरिका को कभी धमकाता रहता है, कभी किसी को धमकाता रहता है। और अभी वो खिलौना बना हुआ है रशिया का और चीन का। तो चीन और रशिया की जैसे होता है ना, कोई एक उनके हाथ का खिलौना है, तो उनके हाथ के खिलौने में वो खेलता रहता है। अभी जो वो अभी बताइए, उन्होंने जो साउथ कोरिया के साथ में कभी कहा कि उधर कोई गंदगी भेज दी गुब्बारों के थ्रू, ये कोई बात होती है कि आपने जो भेज दिया वहां का कोई म्यूजिक बता दिया जाए अगर नॉर्थ कोरिया का या किसी कंट्री का, तो जो ये ओपन नहीं है और अपनी जनता को कोई फ्रीडम नहीं देते, जो तानाशाह हैं वो सबको अपने कंट्रोल में करके रखना चाहते हैं, तो ये भी एक कारण है। उनको अपनी जनता की भलाई से कोई मतलब नहीं है, उनकी कुर्सी बची रहनी चाहिए। इसी प्रकार से ईरान है, ईरान में 1979 तक जो है ईरान और इजराइल की काफी दोस्ती थी, किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, वहां सारी फ्रीडम थी, वेस्टर्न ड्रेस पहनी जाती थी, औरतों को पूरी सुरक्षा थी, उनको पूरी फ्रीडम थी। लेकिन जब से इस्लामिक स्टेट आया है और इस्लामिक स्टेट को आने के बाद में उन्होंने वहां जिहाद शुरू कर दिया, अपनी जनता को भी सताए जा रहे हैं और जो आसपास के उन्होंने, आप बताइए इजराइल के साथ तो उनका है ही झगड़ा, लेकिन उन्होंने जो है यमन में हूती को खड़ा करके अरब के ऊपर अटैक कराए हैं। अभी जो हूती है वो अटैक कर रहा है, वो मानवता का दुश्मन है। दुश्मन ये है कि वो बर्बाद कर रहा है जो जहाज है, जहां से खाने पीने का सामान सभी कंट्री को जाता है, अफ्रीका को भी जाता है। तो हूती इस प्रकार का उन्होंने पाला हुआ है। हिजबुल्ला पाला हुआ है। हिजबुल्ला कोई एक वो जो है वो लेबनान की छाती पर आया हुआ है। अब लेबनान जो है, पहले बेरूत को जो मिडिल ईस्ट का पेरिस कहा जाता था, वहां बहुत एक फ्रीडम थी, खुशहाली थी, लेकिन ये जो जो हिजबुल्ला है उन्हें बर्बाद कर दिया। अभी सीरिया में भी यही हाल है और जो इराक पूरा बर्बाद हुआ है। तो इस प्रकार से जो ये एक इस्लामिक और जिहाद के नाम पर कि भाई जो यही सारी चीजें, यही एक सवाल मेरा आप दोनों से भी, आखिरी सवाल यही रहेगा बंसल साहब की, भारत, क्योंकि अब हम, क्योंकि आपने काफी सारे राज्यों का, काफी सारे देशों का जिक्र किया जहां पर संघर्ष चल रहा है, इजराइल, ईरान और जो बाकी प्रॉक्सीज हैं, लेबनान है, हम उनको समझ रहे हैं, उनको जान रहे हैं, रशिया, यूक्रेन, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अब श्रीलंका में भी हालात अभी तक तो बदतर थे, अब सुधरने की ओर आसार नजर आ रहे हैं। भारत जो एक ऐसा देश है जो शांति प्रिय देश है, समझता है, जानता है, सारी चीजों को समझ भी रहा है, वैश्विक मंच पर भी आज भारत की छवि जो है आज हम जानते हैं कि कहां पहुंच चुकी है और कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। अब भारत के लिहाज से अगर हम इन सब तमाम देशों को अगर हम देखें तो हर तरफ डिस्टरबेंस नजर आ रही है। अगर कल को इधर कुछ होता है, क्योंकि बांग्लादेश की नीयत साफ नहीं है, बांग्लादेश के क्या हालात हैं ये हम नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान तो वैसे ही डूब चुका है, लेकिन उसके मन में क्या चलता है ये हमें पता है। इधर अफगानिस्तान पाकिस्तान से पंगा लेता है, वो भी अशांत है, वहां तालिबान का शासन, सही तो वो किसी के लिए भी नहीं है। तो आपका देखिए, जो है भारत एक शांति प्रिय देश है और जब शांति प्रिय देश होता है वो उसमें टॉलरेंस भी होती है। थोड़ी बहुत जो है किसी की जो एक छोटी मोटी घटनाओं को टॉलरेट या कोई उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है, जैसे बड़ा भाई छोटे भाई के लिए कर देता है। और जिस प्रकार से अभी जो, जैसे आपने बांग्लादेश का ही जो जिक्र किया, बांग्लादेश की हमारी पहले अच्छे संबंध थे, हमारी 4000 किलोमीटर की जो है उनके साथ में बाउंड्री है, लेकिन भारत ने जो है फिर भी गवर्नमेंट बदलने के बाद में भी उनके साथ में अपने अच्छे रिश्ते रखने की सोची है। तो इसी प्रकार से जो म्यांमार में है, जब से जो मिलिट्री गवर्नमेंट आई है, उनका गवर्नमेंट, उनके साथ में भी अपने अच्छे रिश्ते रखे हैं। लंका के, श्रीलंका के साथ में भी उनको हमेशा मदद की है। और तो और आप देखिए, जैसे मालदीव हमारा पड़ोसी है, वो उनके जो मोइजुद्दीन जो है, मोइजू और वो ये भारत के विरोध के
नारा लगा के आए थे। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि अगर आप अच्छाई करते रहें तो सबको समझ आता है और फिर अच्छाई का नतीजा अच्छाई होता है। भारत ने फिर भी उनके साथ में अच्छाई रखी और उसका नतीजा ये हुआ कि मोदी जी खुद यहाँ आए और उन्होंने जो उनने अपनी गलती भी जो उनके मंत्री वगैरह ने कहा था स्वीकार की। तो ये इस तरह से भारत का एक बहुत बड़ा पन है और ये शांति की बात होती है। और शांति की बातें ये हैं जो जितना फ्लेक्सिबल और टॉलरेंस भी एक पावर है। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है और जो भारत की एक अच्छी सोच है वो एक है जो तो को कांटा बोए ताई बहुत तू फूल ताको तुमको फूल के फूल है वाको है तरसूल। एक जो कहावत है कि जो आपके लिए वो कांटा बो रहे हैं हम उनके लिए फूल बो रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो भारत में इसी वजह से चारों तरफ से ये बहकावे में आ जाते हैं। कभी नेपाल चाइना के बहकावे में आ जाता है, कभी जो है अभी बांग्लादेश का हाल हो रहा है, म्यांमार का है, काफी सारी चीजें भी डिस्टर्बेंस है, लेकिन भारत अच्छी तरीके से रहता ही है। बिल्कुल जरूर कर रहा है। बिल्कुल निपुण जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये भारत के सामने पहले से चुनौती रही है और एक भय का एनवायरनमेंट हमारे नेबर्स में रखा जिसको बिग ब्रदर सिंड्रोम हम लोग बोलते हैं कि इनको बिग ब्रदर सिंड्रोम ये बोलते हैं कि भारत जो है बड़े भाई की भूमिका में रहता है और हमारे इंटरनल मैटर्स हों या हमारे एक्सटर्नल मैटर हों, भारत क्या करता है उनको कंट्रोल करने का प्रयास करता है। हालांकि भारत ने हमेशा इस जो खंडन इसका किया है कि भारत ये कहता है मैं एक बिग ब्रदर नहीं, मैं एक यंगर ब्रदर की तरह हूँ, मैं बड़ा हूँ, ये मेरा साइज बड़ा है, लेकिन मैं हमेशा आपकी मदद के लिए रेडी रहता हूँ, आपकी हेल्प के लिए रेडी रहता हूँ। तो भारत ने हमेशा इसी तरह का मैसेज दिया है। और आप अंतोगत देखेंगे चेतन जी, चाहे आप प्रथम विश्व युद्ध देखें, सेकेंड विश्व युद्ध देखें, कहीं भी देखें, वॉर करने के बाद भी तो शांति की बात होगी। भारत उससे पहले की बात करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार कहा है कि भाई आप वॉर करने से पहले डायलॉग करते हैं तो वॉर करने के बाद डायलॉग करते हैं। तो डायलॉग अगर वॉर करने के बाद करने की बजाय पहले ही कर लिया जाए और कोई समस्या ऐसी नहीं है। भारत का कहना यह है कि जो बातचीत से सोल्व ना हो सके, हमने बांग्लादेश से सोल्व करी है, हमने और भी देशों से, श्रीलंका से प्रॉब्लम सोल्व की है। पाकिस्तान सोल्व करना नहीं चाहता वो बात अलग है। हम तो पाकिस्तान को भी कई बार कहा कि भाई दूध मांगोगे तो खीर देंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर प्यार मोहब्बत से आप बातों से मामलों को सुलझाएंगे तो हम तैयार हैं। हमारे अटल जी कई बार गए, 3-3 बार प्रयास किया, लाहौर बस तक लेकर गए। तो हमारा प्रयास ये रहा है क्योंकि हमारा मानना सिंपल बात है, वसुधैव कुटुंबकम की थ्योरी पर हम चलते हैं और सर्वे भवन्तु सुखिनः की थ्योरी पर चलते हैं। इसका सिंपल सा मैसेज है कि युद्ध से पहले बातचीत और हम कूटनीति। हम तो चाणक्य को याद करते हैं, चाणक्य कहा करते थे कि कूटनीति से कोई ऐसी समस्या जो कूटनीति सोल्व ना हो सकती हो। तो भारत उस दिशा को देने वाला है। और अंतों को तो आप देखिएगा भारत की ही दिशा, जो भारत बोलता है विश्व गुरु, तो विश्व गुरु का मतलब यही है कि जो विश्व इतनी अशांति है, विश्व में जो इतना कोलाहल है, विश्व में जो इस प्रकार का युद्ध का एनवायरनमेंट है, उसका रास्ता दिखाने वाला कोई और नहीं, वो है आपका प्यारा भारत, हमारा प्यारा भारत। बिल्कुल बिल्कुल भारत है और भारत तो महाशक्ति बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। हालांकि मिडिल ईस्ट में जो संघर्ष चल रहा है उस पर आज हमने चर्चा की और जानने की कोशिश की कि आखिर मिडिल ईस्ट का संघर्ष क्या रुक भी सकता है, क्योंकि दिन ब दिन जो खबरें सामने आ रही हैं और ये संघर्ष जितना घातक और भीषण हो चला है उससे इसके जल्द थमने के आसार जो हैं अभी तो फिलहाल नजर नहीं आ रहे। लेकिन देखना होगा कि कितनी तबाही का मंजर यहां पर देखने को मिलेगा और क्या बेंजामिन नेतन्याहू ने जो कसम खाई है कि हिजबुल्ला और ईरान के जितने भी प्रॉक्सीज हैं जो इजराइल के दुश्मन हैं उनको इस बार हम छोड़ेंगे नहीं, अब तो खात्मा होगा ही, क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 को जो जख्म हमास ने इजराइल पर दिया वो कभी मिट नहीं पाएगा। अब आगे क्या होता है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और आप भी एनएमएफ न्यूज के साथ जुड़े रहिए ताकि छोटी से छोटी बारीक जानकारियां विदेश मामलों की जो है वो आप तक पहुंचती रहें, इस संघर्ष से जुड़ी आप तक पहुंचती रहें। आप दोनों मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बंसल जी साथ ही निपुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चीजें हमें समझाने के लिए, हमारे दर्शकों को समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।